हेलो नमस्कार सभी दोस्तों का, कैसे हो सभी। स्वागत सभी का इस यूजी फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो सी एस आई आर नेट फिजिक्स के लिए रिवीजन क्लासेस। तो देखिए, यहाँ पर हम शुरू करेंगे। जो अपने पास सी एस आई आर नेट एग्जाम होता है, सी एस आई आर नेट एग्जाम, ठीक है। और जो अपने पास फिजिक्स है, इसके लिए रिवीजन क्लासेस, ठीक है। जिनके पास फिजिक्स सब्जेक्ट है उनके लिए ये महत्वपूर्ण रहने वाला है। देखिए भाई, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जो सी एस आई आर नेट एग्जाम है अभी होने वाला है। एक होगा जून 2025 के लिए, और एक इसी साल होगा अपने पास दिसंबर 2025 के लिए। इन दोनों के लिए अपन यहाँ पर रिवीजन क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या क्या इसमें रहने वाला है, क्या शेड्यूल रहेगा, कैसे क्लासेस आपके पास पहुंचेंगी, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पर ये सारी बातें हैं। और जो फिजिक्स है, इसमें फिजिक्स में काफ़ी सारे पेपर्स है। तो अपन मान सकते हैं कि जो फिजिक्स सब्जेक्ट है, इसमें अपन पास लगभग 9 पेपर है। कितने? 9 पेपर है, ठीक है। चलिए भाई, देखिए, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 9 पेपर में, तो यहाँ पर जो अपने पास है, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं आपको एक बार बता दूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हम कैसे करने वाले हैं। ठीक है, देखिए भाई, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, जो अपने पास पेपर्स हैं, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स हो गया, मैथमेटिकल फिजिक्स हो गया, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया, अपने पास इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, एटॉमिक एंड मॉलिकुलर। इस प्रकार से अपने पास एक होता है थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टेटिस्टिकल। ये 9 पेपर है। इन सभी पेपर्स के हम क्या करेंगे, शॉर्ट नोट्स टाइप से रिवीजन करेंगे। इसके बाद में जो लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जो 2020 के बाद के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, और जो अपने पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनसे और क्वेश्चन बन सकते हैं, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, उन सारे क्वेश्चंस का यहाँ पर हम डिटेल्ड तरीके से डिस्कशन करेंगे, उनका सॉल्यूशन भी देखेंगे, चाहे वो पीवाईक्यू हो या फिर कोई महत्वपूर्ण टॉपिक हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहने वाला है, शॉर्ट नोट्स रिवीजन, जो अपन को पास मैं पीडीएफ से करवाऊंगा। शॉर्ट नोट्स रिवीजन रहेगा, शॉर्ट नोट्स रिवीजन, जिसमें अपन पास लेक्चर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के प्रत्येक पेपर वाइज क्या करेंगे, नोट्स पीडीएफ से अपन उनका रिवीजन करेंगे, ठीक है। शॉर्ट नोट्स रिवीजन रहेगा। और उसके बाद में लेटेस्ट पीवाईक्यू, लेटेस्ट क्या रहेगा अपने पास, लेटेस्ट अपने पास पीवाईक्यू रहेंगे, ठीक है। पीवाईक्यू सॉल्यूशन, सॉल्यूशन एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कशन, इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कशन। ये अपना पास देखने वाले, ठीक है। नोट्स पीडीएफ से अपन उनका शॉर्ट नोट्स रिवीजन करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक है जो महत्वपूर्ण है, और कौन कौन से टॉपिक से कैसे फॉर्मूले आपको याद रखे जा सकते हैं। उसके बाद में लेटेस्ट 4 ईयर के पीवाईक्यू, उनके सॉल्यूशन करेंगे हम। और जो भी कोई महत्वपूर्ण टॉपिक होगा उसका अपन डिटेल डिस्कशन देखेंगे, ठीक है। आगे बात समझ में, ये सारी चीजें अपने यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। चलिए भाई, अब हम बात करते हैं। अब जो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट में स्टार्ट करेंगे अपन पास क्वांटम मैकेनिक्स। जो अपन फर्स्ट पेपर स्टार्ट करने वाले हैं वो है पेपर फर्स्ट है अपने पास, और ये है क्वांटम मैकेनिक्स। क्या है?
क्वांटम मैकेनिक्स। इसमें हम क्या करेंगे, देखिए हम जैसे हमने एक लेक्चर किया, लेक्चर फर्स्ट, ठीक है, लेक्चर फर्स्ट, इसमें कुछ टॉपिक्स को अपन रिवीजन करेंगे, 5 या 6 जितने भी अपने पास 40 या 45 मिनट में कंप्लीट हो पाए, उन टॉपिक का हम रिवीजन करेंगे। किससे? नोट्स पीडीएफ से, पीडीएफ नोट्स रिवीजन, ठीक है। इसके बाद में अपन पास क्या करेंगे, यहाँ पर जो लेक्चर फर्स्ट किया है इसी पर बेस्ड बेस्ड जो टॉपिक्स है, बेस्ड जो टॉपिक्स है, रिलेटेड जो पीवाईक्यू है, रिलेटेड पीवाईक्यू सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे एक लेक्चर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन किया और उसके बाद में उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यू आए हुए हैं उनको अपन यहाँ पर एक साथ सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये अपने पास पैटर्न रहने वाला है। क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी, ठीक है, और रेगुलर क्लास ही मिलेगी 1 या 2 दिन छोड़कर। तो आप मेरे साथ साथ अपन इसको अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में? चलिए तो स्टार्ट करें अपन आज का फर्स्ट लेक्चर अपना क्वांटम मैकेनिक्स का, और जिसमें हम उसकी बेसिक बातों के बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं बेसिक में जिनको हमें पढ़ना जरूरी है और उनसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं, उनके लिए अपन आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्लियर बात? चलो चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपन। यहाँ पर देखिए पीडीएफ से अपन यहाँ पर पढ़ने वाले थे और मैं यहाँ पर पीडीएफ ओपन करता हूँ, उसी से अपन यहाँ पर इसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है भाई। और ये नोट्स भी आपको पीडीएफ जो फॉर्म है नोट्स की ये भी आपको मिल जाएगी। क्लियर? ये अपने पास क्वांटम मैकेनिक्स होगा और इसमें कितने सारे टॉपिक्स आते हैं वो देख लीजिए। यहाँ पर जितने भी 9 पेपर है उनका सभी का जो एग्जाम में कंट्रीब्यूशन है वो अपने पास एक पर्टिकुलर रेंज में रहता है कि कितने क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे इसमें अगर टॉपिक्स की बात करें तो देखो, जैसे ब्लैक बॉडी एंड डी ब्रोगली हो गया, ठीक है, बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स हो गया, उसके बाद में पोस्टुलेट, वेव फंक्शन क्या होता है, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कम्यूटेशन अलजेब्रा है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, एक्सपेक्टेशन वैल्यू, श्रोडिंजर इक्वेशन हो गया, फ्री पार्टिकल, वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स। इसमें ये देखिए आप 4 से 5 पोटेंशियल बॉक्स है, पोटेंशियल की टाइप है। जैसे फ्री पार्टिकल में हो गया वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स हो गया, सिमेट्रिक पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल स्टेप हो गया, रेक्टेंगुलर पोटेंशियल वेरियर हो गया। उसके बाद में एक आता है अपने पास हार्मोनिक ऑसिलेटर और एक ड्रग डेल्टा, ये अपने पास इसका बेसिक यूज होने वाला एक टॉपिक है। हाइड्रोजन एटम, एंगुलर मोमेंटम, आइडेंटिकल पार्टिकल, वेरिएशनल मेथड है, परटर्बेशन थ्योरी है जिसमें टाइम डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है, और डब्ल्यू के भी मेथड, स्कैटरिंग और रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। ये कंप्लीट टॉपिक है जो क्वांटम मैकेनिक्स में है। इन सभी का हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, चाहे वो शॉर्ट तरीके से फॉर्मूला हो या कोई कॉन्सेप्ट हो जिनसे क्वेश्चन सॉल्व हो सके। क्लियर? देखिए तो यहाँ पर आपके पास ये सारे टॉपिक है। चलिए तो यहाँ पर जैसे मैं कुछ टॉपिक्स को हाईलाइट कर सकता हूँ, जैसे कि एक स्कैटरिंग थ्योरी बोर्न अप्रोक्सीमेशन है, इससे डायरेक्ट एक क्वेश्चन आता है, वो फॉर्मूला बेस्ड होता है ज़्यादातर, ठीक है। और ये अपने पास जैसे डब्ल्यू के डी मेथड हो गया परटर्बेशन थ्योरी से, और यहाँ पर ये एक एंगुलर मोमेंटम, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला है टॉपिक है। हाइड्रोजन एटम भी है। इसके बाद में एक क्वेश्चन फिक्स है यहाँ पर पोटेंशियल से आता है, जो कि ज़्यादातर फ्री जो बंडी पोटेंशियल होता है या फिर अपने पास सिमेट्रिक पोटेंशियल, इनसे पूछा जाता है। एक हाइड्रोजन एटम है, एक हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। उसके बाद में अपने पास यहाँ पर जैसे एक ब्लैक बॉडी हो गया, इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, और एक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हो गया, एक कम्यूटेशन, ये वाला, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपन ब्लैक बॉडी से। क्या होता है ब्लैक बॉडी? ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जो सभी टाइप की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है और सभी टाइप की रेडिएशंस को अपने पास इमिट भी करती है। एक ऐसी बॉडी जो सभी टाइप या सभी वेवलेंथ की जो रेडिएशन है उनको एब्जॉर्ब भी करती है और उनका इमिशन भी करती है। इस प्रकार की जो बॉडी होती है उसको हम ब्लैक बॉडी बोलते हैं। और अगर हम आइडियली रूप से ब्लैक बॉडीज का एग्जाम्पल देखें तो सन और प्लेटिनम ब्लैक होता है, उसको हम आइडियली ब्लैक बॉडी के नाम से बोल सकते हैं। 100% तो ये भी नहीं है, लेकिन हम इनको अप्रोक्सीमेटली बोल सकते
सकते हैं कि सन और प्लेटिनम ब्लैक होता है, एज ए आइडियल ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दो प्रकार के ब्लैक बॉडी पर देखेंगे हम, आइडियल ब्लैक बॉडी और एक अपने पास रियल ब्लैक बॉडी। तो यहाँ पर देखिए जो ब्लैक बॉडी होता है, आइडियल ब्लैक बॉडी कर्व है वो जीरो से स्टार्ट होता है। अगर आपको यहाँ पर कर्व देखने को मिले, ये इमिसिव पावर है और एक इसकी वेवलेंथ है। ठीक है, तो यहाँ पर इनमें जो कर्व बनता है वो इस प्रकार का बनता है, इस कर्व को आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर? तो यहाँ पर ये बात आ गई इमिसिव पावर की और अपने पास, क्लियर, ये अपने पास इमिसिव पावर और वेवलेंथ में कर्व है। ठीक है, ई लैम्बडा अपने पास और ये लैम्बडा यहाँ जीरो से, जब आइडियल ब्लैक बॉडी कर्व की बात करेंगे तो यहाँ पर ये किससे शुरू होगा, जीरो से शुरू होगा। और जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, जैसे ये कर्व था वो T1 टेम्परेचर पर है, तो जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे ये टेम्परेचर T2 पर है, ये टेम्परेचर T3 पर है। मतलब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे जो वेवलेंथ है वो लोअर ऑर्डर की तरफ शिफ्ट होती जाएगी। मतलब T1 पे टेम्परेचर पर एक लैम्बडा वेवलेंथ थी, उसके बाद में जो लैम्बडा वेवलेंथ है वो कम रह जाता, अपने पास ज्यादा होती है किससे, लैम्बडा 2 वेवलेंथ से, उसके बाद में लैम्बडा 3 वेवलेंथ। मतलब जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, मतलब ये अपने पास T1 हो गया, क्या हो गया अपने पास, T1 ग्रेटर देन किसका, सॉरी अपने पास लेस देन T2 लेस देन T3। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाओगे T1 T2 T3, यहाँ पर ये वेवलेंथ है वो लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होती जाएगी। ठीक है, ये किसका कर्व है, आइडियल ब्लैक बॉडी का। अगर हम रियल ब्लैक बॉडी की बात करेंगे तो ये अपने पास इस प्रकार से आएगा, यहाँ पर ये जीरो से शुरू नहीं होता। ठीक है, आगे बात समझ में, ये ब्लैक बॉडी का वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों के बीच में कर्व यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर जो अपने पास टेम्परेचर और वेवलेंथ है, जिसको हम बीन डिस्प्लेसमेंट लॉ भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो मैक्सिमम वेवलेंथ होती है वो अपने पास टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पर यदि हम इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कॉन्स्टेंट आएगा, यहाँ पर लैम्बडा m इंटू टी बराबर बी आता है, बी जो कि एक बीन डिस्प्लेसमेंट है और इसकी वैल्यू होती है 2.8 इंटू 10⁻⁻13 मीटर केल्विन। ठीक है, ये अपने पास एक कॉन्सेप्ट है और इस फॉर्मूले से कई बार ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कौन से फॉर्मूले से, ये वाले फॉर्मूले से। यहाँ पर आपको ये रिलेशन याद रखना है, लैम्बडा m जो कि मैक्सिमम वेवलेंथ है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, आगे बात समझ में, और इसको हम क्या बोलते हैं, बीन डिस्प्लेसमेंट लॉ भी बोलते हैं। ठीक है भाई, चलिए तो ये बात है अपने पास कंप्लीट हो गई। यहाँ से अभी तक एक ही क्वेश्चन है, आइडियल ब्लैक बॉडी, उसके एग्जांपल और उसका कर्व, उसके बाद में ये बीन डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद में अपन आगे चलते हैं और बात करते हैं थोड़ी सी फोटोन की। किसकी, फोटोन की। तो यहाँ पर आप जानते हो कि फोटोन कैसा पार्टिकल है, फोटोन एक रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है और जो फोटोन होता है उसका रेस्ट मास जीरो होता है। मतलब यदि हम इसको रेस्ट पोजीशन पे देखेंगे तो उसका मास क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, यदि मैं एम नॉट बोलूँ रेस्ट मास तो वो क्या होगा, जीरो। ये जो फोटोन पार्टिकल होता है वो रिलेटिविस्टिक मोशन करता है, तो रिलेटिविस्टिक मोशन में उसका कैसा मास होगा, रिलेटिविस्टिक मास होगा। ठीक है, जो रिलेटिविस्टिक रूप में जो एनर्जी दी जाती है वो इस प्रकार से दी जाती है, ई स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। अब चूंकि फोटोन की हम बात कर रहे हैं तो फोटोन का एम नॉट क्या हो गया, जीरो हो गया, फोटोन एम नॉट मान क्या हो गया, जीरो हो गया। तो यहाँ से बचेगा कितना, ई स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर E बराबर कितना आ जाएगा, पीसी। एफ अपने पास क्या होती है, फोटोन की एनर्जी होती है। क्या होती है, फोटोन की एनर्जी होती है। इसको हम E बराबर एच न्यू भी लिख सकते हैं। न्यू बराबर कितना होता है, जो अपने पास फ्रिक्वेंसी होती है वो कितना होता है, सी बाई लैम्बडा। वेवलेंथ सी अपॉन जो लैम्बडा है उसका रेशियो क्या होता है, फ्रिक्वेंसी होता है। ठीक है, यहाँ पर इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे तो अपने पास ये वाली वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। क्लियर, यहाँ से E बराबर पीसी हम बोल सकते हैं। और ये दोनों, चूंकि दोनों ही फोटोन की एनर्जी है तो E बराबर पीसी है और E बराबर एच अपॉन लैम्बडा। जब दोनों को अपने पास इक्वल रखेंगे तो यहाँ पर एक फॉर्मूला निकल कर आएगा जो कि मोमेंटम का होगा, P बराबर लैम्बडा अपॉन एच अपॉन लैम्बडा। ठीक है, ये क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ है। डी ब्रोगली वेवलेंथ, यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। लैम्बडा की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी एच अपॉन पी। ये क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो यह यहाँ से भी अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या है। क्लियर, चलिए आगे बात करें हम दोनों की, रियल ब्लैक बॉडी और आइडियल ब्लैक बॉडी। तो यहाँ पर जो इनकी एनर्जी होती है वो एनर्जी क्या होती है अपने पास,
ये होती है E बराबर कितना एप्सिलॉन जो कि सिग्मा T4, ठीक है, इसकी पावर 4। अब जो ये एप्सिलॉन है ये अपने पास है, ठीक है, ये अपने पास क्या होता है, जो रियल ब्लैक बॉडी है इसके लिए कितना होता है 0 से 1 के बीच में, 0 से अपने पास 0 से 1 के बीच में होता है, और आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए ये इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, ठीक है, कितनी होती है इसकी वैल्यू 1 होती है। आगे बात समझ में, चलिए आगे बात करें हम इंटेंसिटी और रेडिएशन की, तो अपन जानते हैं कि इंटेंसिटी बराबर क्या होता है, आई बराबर पावर अपॉन एरिया, कितना पावर अपॉन एरिया, ठीक है। हम बात कर रहे हैं जो अपने पास कि ब्लैक बॉडी है उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, तो ये क्या हो जाएगा पावर अपॉन एरिया, क्या हो जाएगा अपने पास पावर अपॉन एरिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो पावर है पावर को हम कैसे लिख सकते हैं, पावर होती है एनर्जी अपॉन टाइम, कितना एनर्जी अपॉन टाइम, तो यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी ई अपॉन टी इंटू ए, कितना एनर्जी, तो ये टाइम को हम 1 ले सकते हैं पर यूनिट टाइम के रेस्पेक्ट में, तो इंटेंसिटी आई है वो कितना हो जाएगा ई अपॉन टी, ई अपॉन ए, और एनर्जी हमने अभी देखी थी कितनी थी सिग्मा टी की पावर 4, कितना सिग्मा टी की पावर 4, तो यहाँ से आई जो कि इंटेंसिटी है वो कैसे रिलेट हो जाएगी सिग्मा टी की पावर 4 ए क्या है इसका, इसका अपने पास सरफेस एरिया है, ब्लैक बॉडी है उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये क्या है इसका सरफेस एरिया। आगे बात समझ में, तो यहाँ से देख लीजिए ये अपने पास रिलेशन बन गए कुछ, यहाँ से डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन बनते हैं रिलेशन के रूप में, कि यहाँ पर देखो आप ये फॉर्मूला निकल कर आ गया, P बराबर सिग्मा एटी की पावर A बराबर 4 पाई स्क्वायर हो गया, तो यहाँ से 4 पाई कॉन्स्टेंट हमने केवल R को इधर रखा, तो P1 यदि मैं P1 बोलूँ तो सिग्मा R1 T की पावर 4 हो जाएगा, तो ठीक है। अगर हमसे किसी क्वेश्चन में बोल दे कि दो ब्लैक बॉडी है और उनकी हमें रेडियस दे दे, क्या दे दे रेडियस दे दे, और अपने पास जो अपने पास टेम्परेचर दे दे, ठीक है, R1 R2 और T2 T1, ठीक है, इनमें से 3 पैरामीटर हमको दे दे और बोल दे कि इनकी पावर क्या है सेम है, P1 बराबर P2 है, तो यहाँ से हम रिलेट करके ये वाला फॉर्मूला निकाल करके जो अननोन वैल्यू है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास बात हो गई रेडिएशन की, प्रेशर की, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अपन पास एक बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको ऐसे एज ए नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो कि क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर है और क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर है, इसमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। इसकी मिनिमम एनर्जी 0 होती है, जबकि क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर है हम जानते हैं कि उसकी मिनिमम एनर्जी 0 नहीं होती, उसकी मिनिमम एनर्जी कितनी होती है हाफ एच कट ओमेगा होती है, इसमें जो पार्टिकल होता है वो आउटसाइड नहीं जा सकता, ठीक है, जबकि क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि जब ऑसिलेशन करता है तो पार्टिकल बाहर जा सकता है, क्लियर। इसकी एनर्जी हाफ केवीटी होती है, जबकि इसकी एनर्जी एच कट अपॉन ई की पावर एच कट अपॉन केवीटी -1, इससे अपने पास यहाँ पर ये एनर्जी दी जाती है। यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी होती है मैक्सिमम कहाँ पर होती है क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर में एंड पॉइंट पर, कहाँ पर एंड पॉइंट पर, ठीक है, जबकि क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो अपने पास प्रोबेबिलिटी होती है ग्राउंड स्टेट में वो कहाँ आती है मिड पॉइंट पर होती है, कहाँ पर मिड पॉइंट पर, ठीक है। ये टोटल एनर्जी है, यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ पर ये देख सकते हो, एनर्जी जो क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है उसमें कंटिन्यूअस होती है, जबकि क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर में क्वांटाइज होती है, क्लियर, ठीक है। ये अपने पास लेमड़ा बराबर जो वेवलेंथ होती है हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ देखी थी अभी, लेमड़ा बराबर एच अपॉन पी, ये किसके लिए नॉन रिलेटिविस्टिक केस के लिए, किसके लिए नॉन रिलेटिविस्टिक केस के लिए, जबकि लेमड़ा बराबर एच सी अपॉन ई इंटू ई के प्लस 2m0 सी स्क्वायर, ये किसके लिए रिलेटिविस्टिक कंडीशन के लिए क्या है वेवलेंथ है लेमड़ा। आगे बात समझ में, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या होती है रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ई टोटल एनर्जी में बोलता हूं तो इस क्या हो जाएगी रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पर रेस्ट मास एनर्जी अपने पास जो टोटल एनर्जी है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, या तो ये तो हो गया रिलेटिविस्टिक के लिए और ये हो गया अपने पास नॉन रिलेटिविस्टिक या अपने पास, ठीक है, ये वाली वैल्यू अपने पास आ गई, क्लियर। चलिए तो ये बेसिक बातें हैं आपको क्लियर होंगी, पता भी होंगी पहले से ही। चलिए अब थोड़ी हम बात करें डिस्पर्जन रिलेशन की, तो यहाँ पर जो फेज वेलोसिटी है उसको मैं बोल रहा हूँ बीपी और ग्रुप वेलोसिटी को हम बोलेंगे बीजी। तो यहाँ से अगर हम फेज वेलोसिटी गिवन है तो ग्रुप वेलोसिटी हम कैसे निकाल सकते हैं, बीजी बराबर बीपी प्लस के डी वी अपॉन डी के, तो ये अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूले यूज करने वाले हैं,
इनको आप यूज कर सकते हैं। एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एन बराबर सी अपॉन बी पी। तो यहाँ से जो बीजी है उसकी वैल्यू हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, सी अपॉन एन प्लस ओमेगा डी एन अपॉन डी ओमेगा। आगे बात समझ में। चलिए इसके बाद में आता है अपने पास मोमेंटम एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑलवेज जीरो। एक ये अपने पास एक डायरेक्ट स्टेटमेंट है और कई बार इससे क्वेश्चन आया भी हुआ भी है हर एग्जाम में, चाहे नेट हो गेट हो, सभी में इससे एक डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू रियल फंक्शन, यदि हमें रियल फंक्शन दे रखा हो, साई कैसा दे रखा हो, रियल दे रखा हो, तब अपने पास जब साई रियल गिवन हो तब जो मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू पी वो क्या होती है, ऑलवेज जीरो होती है। क्या होती है, ऑलवेज जीरो। ये एक नोट डालकर याद रखने वाला पॉइंट है, ठीक है, कि जब वेव फंक्शन जीरो रियल दे रखा हो, वास्तविक दे रखा हो, तो जो मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो कितनी होती है, जीरो होती है। आगे बात समझ में। चलिए अब बात करते हैं हम अनिश्चितता सिद्धांत की, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। तो यहाँ पर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जो अपने पास यहाँ पर ये बोलता है कि किसी भी दो भौतिक राशियों का मापन एक साथ करना संभव नहीं है। ठीक है, ये अपने पास हो गया। इसके लिए एक रिजल्ट निकल कर आता है कि डेल्टा ए एक क्वांटिटी एक है, ये अपने पास डेल्टा बी दूसरी क्वांटिटी है। इनमें जो अपने पास चेंज है उनका डॉट प्रोडक्ट हम देखेंगे तो ये इक्वल टू ये वाली वैल्यू निकल कर आती है, ए और बी का कॉम्यूटेशन और उसका एक्सपेक्टेशन बाई 2। ठीक है, ये वाली वैल्यू निकल कर आती है। मतलब प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ टू क्वांटिटीज ऑलवेज ग्रेटर देन एच कट बाई 2, क्योंकि यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये कॉम्यूटेशन अपने पास बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको यदि समझ में आ गया तो यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। ये स्टेटमेंट तो पता हो गया आपको और ये तीनों फॉर्मूले भी आपको पता होंगे। ठीक है, डेल्टा पी एक्स, मेरा काम सिर्फ आपको ये चीजें बताना है कि ये फॉर्मूले इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, बाकी आपको ज्यादातर चीजें याद होंगी। एक बार समराइज हो जाएगा इधर। इफ टू क्वांटिटीज कम्यूट, मतलब यदि ए और बी कम्यूट करता है, क्या करता है, ए कम्यूट का मतलब है ए और बी का कम्यूटेशन ब्रैकेट कितना होना चाहिए, जीरो। कम्यूटेशन ब्रैकेट को हम कैसे ओपन करते हैं, ये ए कॉमा बी है, ठीक है, ये कम्यूटेशन ब्रैकेट है तो क्या हो जाएगा, ए बी माइनस कितना, बी ए बी माइनस बी ए। ठीक है, इसकी वैल्यू जीरो है, मतलब इसमें क्या बोल रहा है कि ए बी बराबर बी है। मतलब चाहे तुम क्वांटिटी ए और बी का मल्टीप्लाई करो, चाहे बी ए को मल्टीप्लाई करो, दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी। मतलब ये कम्यूटेशन अपने पास है, मतलब ए और बी बराबर जीरो है। तो ये क्या कर रहे हैं, ए और बी कम्यूट कर रहे हैं। तो कम्यूट कर रहे हैं, ए और बी कम्यूट इक्वल टू जीरो है। तो यहाँ से क्या देखने को मिलेगा, ये अपने पास जो डेल्टा ए कैप डॉट डेल्टा बी कैप है इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्योंकि ए और बी क्या कर रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से डेल्टा ए कैप डॉट डेल्टा बी के बराबर जीरो, मतलब प्रोडक्ट अनसर्टेनिटी जीरो, मतलब कोई अनिश्चितता ही नहीं है। सो वी कैन मेजर बोथ साइमल्टेनियसली, यदि अनिश्चितता नहीं है तो हम दोनों क्वांटिटी कौन कौन सी, ए और बी, दोनों को क्या कर सकते हैं, एक साथ मेजर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये स्टेटमेंट निकल आता है बोथ हैव कॉमन आइगन स्टेट, क्योंकि ए बी बराबर बी है तो यहाँ पर वेव फंक्शन ए और बी, ए कैप डॉट बी कैप साइन बराबर बी कैप ए कैप साइन, मतलब ए का जो वेव फंक्शन है बी को ऑपरेट करने पे भी सेम वेव फंक्शन है तो वो सेम रिजल्ट देगा। मतलब दोनों की क्या है, कॉमन आइगन स्टेट है। ठीक है, आगे बात समझ में। आइगन स्टेट का मतलब आइगन एक वेव फंक्शन है, आइगन वैल्यू और आइगन स्टेट, ये आप दोनों बातों को समझते होंगे आराम से। चलिए, तो ये बात हो गई अपने पास। आगे हम बात करें श्रोडिंजर इक्वेशन की। क्या, श्रोडिंजर इक्वेशन की, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स का एक महत्वपूर्ण रिजल्ट है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, जैसे कि किसी भी ब्रांच को पढ़ने के लिए कोई फॉर्मूला या कोई एक प्रिंसिपल जरूरी है, उसी प्रकार से यहाँ पर सारी चीजों को समझने के लिए पार्टिकल क्या है, उसका वेव फंक्शन क्या है, उसका नेचर क्या है, सारी चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर श्रोडिंजर इक्वेशन जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हमारे पास कोई पार्टिकल है और उसका वेव फंक्शन क्या है, साई है। क्या है वेव फंक्शन, साई है। तो यदि इसमें मैं एच ऑपरेट करूंगा, एच क्या होती है, हैमिल्टोनियन, जो कि टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, किसको, टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर एच यदि मैं साई पर ऑपरेट करता हूँ
तो यहाँ पर ई एक एनर्जी आइगन वैल्यू देता है और ये वेव फंक्शन साई रहता है। ये एक अपने पास इस प्रकार की कंडीशन है। यहाँ पर बात करूं मैं क्लासिकल हैमिल्टोनियन और क्वांटम हैमिल्टोनियन की, तो ये दोनों सेम ही होते हैं, केवल इनमें लिखने का ये जो अपने पास ऑपरेटर है इनमें कैप का डिफरेंस होता है, बाकी ये सेम ही होते हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो यहाँ पर जो अपने पास हैमिल्टोनियन है वो क्या हो जाता है, पी कैप स्क्वायर अपॉन 2m प्लस बी एक्स। ठीक है, ये अपने पास क्या है, टोटल एनर्जी बोल सकते हैं इसको, हैमिल्टोनियन हो गया। तो अपने पास क्या निकल कर आएगा, यदि बात करें हम फ्री पार्टिकल की, किसकी, फ्री पार्टिकल की, तो फ्री पार्टिकल के लिए क्या हो जाता है, फ्री पार्टिकल के लिए केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी होती है। क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हैमिल्टोनियन कितना बच जाएगा, ओनली पी कैप स्क्वायर बाई 2m, ये हैमिल्टोनियन बच जाएगा। तो मैं यदि श्रोडिंगर इक्वेशन मुझे लिखनी होगी तो कैसे लिखेंगे हम, एस आई बराबर ई साई, और एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू है पी कैप स्क्वायर बाई 2m साइन बराबर ई साइन, और p की वैल्यू, मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है अपने पास, ये अपने पास माइनस आयोटा एच कट अपने पास डेल बाई डेल एक्स, ये किसकी वैल्यू होती है, पी कैप की वैल्यू होती है। आगे बात समझ में, चलिए क्लियर, यहाँ पर ये वाली बात समझ में आ गई होगी। तो इस प्रकार से श्रोडिंगर इक्वेशन निकल कर आती है। ये फ्री पार्टिकल के लिए माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साइन एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर आयोटा एच डेल वाई डेल टी, ये एनर्जी ऑपरेटर है। एनर्जी ऑपरेटर कितना होता है, ई बराबर, ये अपने पास एनर्जी ऑपरेटर आयोटा एच कट डेल वाई डेल टी, और मोमेंटम ऑपरेटर पी कैप कितना होता है, माइनस आयोटा एच कट डेल वाई डेल एक्स, और पोजीशन ऑपरेटर होता है एक्स के बराबर एक्स ही होता है। ठीक है, आगे बात समझ में, ये अपने पास ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, तो इससे अपने पास ये फ्री पार्टिकल के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन हो गई। अब बात करें हम इसको, तो यहाँ पर ये जो, अगर हम पार्टिकल बाउंड है, मतलब इसकी कुछ काइनेट पोटेंशियल एनर्जी भी है, तो ये वाले पास श्रोडिंगर इक्वेशन हो जाएगी माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर डेल साइन एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, प्लस ये वाली टर्म आ जाएगी किसके लिए, पोटेंशियल एनर्जी के लिए, ई साइन, ये क्या हो गया, 1D जो अपने पास है उसके लिए श्रोडिंगर इक्वेशन हो गई, जो कि टाइम इंडिपेंडेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो वेव फंक्शन है वो कैसा है, ओनली एक पोजीशन का पोजीशन कोऑर्डिनेट पर ही डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर टाइम का कोई भी फंक्शन नहीं है, तो यहाँ पर ये कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। इस प्रकार से इसको हम 3 डायमेंशन में लिख सकते हैं। कैसे, यहाँ पर जो ऑपरेटर है स्पेस ऑपरेटर वो कौन सा है, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से 3D में हम लिखेंगे तो यहाँ पर तीनों कंपोनेंट आ जाएंगे, कौन कौन से, एक्स वाला, वाई वाला और जेड वाला। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, जो अपने पास डेल होता है, ये डेल अपने पास डेल स्क्वायर, इसको हम कैसे लिखते हैं, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये डेल ऑपरेटर आ जाएगा, और ये किसके लिए होता है, 3D के लिए होता है, किसके लिए, 3D के लिए। तो ये क्या हो गई, 3 डायमेंशन में टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन हो गई। क्लियर, इसी प्रकार से हम यहाँ पर टाइम डिपेंडेंट की बात कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, जो वेव फंक्शन साइन है वो पोजीशन और टाइम दोनों का वेव फंक्शन होगा, दोनों पर डिपेंड करेगा। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर, अब जैसे ये अपने पास कोई साइन टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन निकालना है हमें एट टाइम टी पर, यदि मैंने ये बोला कि हमारे पास एक वेव फंक्शन है जो कि t बराबर 0 पर गिवन है, मतलब t बराबर 0 मतलब वो टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है, उस टाइम t बराबर 0 है। तो अगर हमें t बराबर कोई टाइम t पर इस वेव फंक्शन की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, साइन t बराबर कितना, e की पावर माइनस आयोटा h t अपॉन एच कट साइन 0, ये तो अपने पास गिवन है। और टोटल एनर्जी हैमिल्टोनियन ऑपरेटर यूज कर करके हम क्या कर सकते हैं, किसी टाइम t पर जो वेव फंक्शन है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। आगे बात समझ में, चलिए भाई, तो ये अपने पास यहाँ पर श्रोडिंगर इक्वेशन की बात हो गई। अब एक थोड़ी सी बात अपन एरेनफेस्ट थ्योरम की भी कर लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जो एरेनफेस्ट थ्योरम है वो क्या करती है, ये जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम निकालते हैं जिसको हम जनरली एवरेज या औसत वैल्यू बोलते हैं, क्वांटम में उसको हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू बोलते हैं। तो यहाँ पर इट रिप्रेजेंट टाइम डिपेंडेंसी ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू। क्या है, जो एरेनफेस्ट थ्योरम है ये क्या करती है, यदि हम किसी क्वांटिटी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं तो वो टाइम पे कैसे डिपेंड कर रही है उसको यहाँ पर रिलेट करके एक्सप्लेन करती है। इसके द्वारा हम ये भी कर सकते हैं कि जो फंडामेंटल लॉज है क्लासिकल मैकेनिक्स के,
इन क्वांटम मैकेनिक्स उनको हम एरेनफेस्ट थ्योरम के द्वारा प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये अपने पास होती है एरेनफेस्ट थ्योरम। जब कभी भी टाइम डिपेंडेंसी और एक्सपेक्टेशन की वैल्यू की बात की जाए तो यहाँ पर आप इसको यूज करके वैल्यू निकाल सकते हैं। और यहाँ पर ये कम्यूटेशन अपने पास ए कैप एच कैप, ये कोई भी क्वांटिटी होगी, एच क्या टोटल हैमिल्टोनियन, और ए यदि कोई क्वांटिटी है जिसकी हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू की बात करनी है तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ पर अब यहाँ पर जो ए कैप और एच कैप है इनका जो कम्यूटेशन है, इसी से यहाँ पर कंडीशंस बन जाती है कि यदि ए कैप कम्यूट विद एच कैप, मतलब ए कैप एच कैप के साथ कम्यूट कर रहा है, डे ए कैप एच कैप कम्यूट, मतलब इसका कम्यूटेशन कितना हो गया, 0 हो गया, तब अपने पास डे बाई बाई डी टी ए कैप बराबर 0 होगा यदि ये वाली वैल्यू अपन को 0 दे रखी है तो। ठीक है, ये 0 दे रखी है, ये 0 का कम्यूट अगर आपने कम्यूट कर गए ए और एच तो इनकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। तब हम बोलेंगे डी ए कैप अपॉन डी टी बराबर 0। तब जो क्वांटिटी है ए कैप उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या शो करेगी, वो अपने पास कंजर्व्ड क्वांटिटी होगी या फिर कांस्टेंट ऑफ मोशन वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, आगे बात समझ में, ये वाली वैल्यू। और यहाँ पर देखिए दो स्पेसों में हम ऑपरेटर की बात करते हैं, एक आता है डायरेक्ट स्पेस जिसको हम पोजीशन स्पेस भी बोलते हैं। क्या, एक डायरेक्ट स्पेस हो गया जिसको हम पोजीशन स्पेस बोलते हैं, एक होता है मोमेंटम स्पेस। तो यहाँ पर जो पोजीशन ऑपरेटर होता है उसकी वैल्यू एक्स कैप की वैल्यू कितनी होती है, एक्स, कौन से अपने पास स्पेस में, पोजीशन या डायरेक्ट स्पेस में। मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू पी कैप ये कितनी होती है, माइनस आयोटा एच कट डेल वाई बाई डेल एक्स, कौन से ऑपरेटर कौन से स्पेस में, डायरेक्ट स्पेस या पोजीशन स्पेस। इसका जो अपने पास वेव फंक्शन साइन टी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो मोमेंटम अपने पास स्पेस है उसमें मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू पी कैप होती है और जो पोजीशन ऑपरेटर है उसकी वैल्यू होती है आयोटा एच कट डेल वाई बाई डेल पी। तो ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। देखिए ये अपने पास इस प्रकार से इंटरचेंज हो जाती है, पोजीशन की है वो, जो मोमेंटम की वो पोजीशन की हो जाती है, लेकिन हम नेगेटिव साइन का डिफरेंस रहता है। ठीक है, इस प्रकार से, लेकिन यहाँ पर डेल वाई बाई कितना होता है, डेल पी। तो ये सारी वैल्यू आपको याद रखनी है। क्लियर? और इनका अपने पास स्पेस कैसे चेंज कर सकते हैं, यदि हमारे पास कोई वेव फंक्शन है वो डायरेक्ट स्पेस में गिवन है साइन एक्स टी, तो उसको हम यदि मोमेंटम स्पेस में ले जाना है तो उसको मोमेंटम स्पेस में वैल्यू कैसे निकालेंगे, फाइव के टी, ये मोमेंटम स्पेस में साइन एक्स टी की वैल्यू है, ये कैसे निकलेगी, 1/√2 पाई, और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे फुल लिमिट लगा के, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर आयोटा के एक्स डी एक्स। ठीक है, ये अपने पास फॉर्मूला का यूज करके क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट स्पेस से वेव फंक्शन की वैल्यू मोमेंटम स्पेस में निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में, चलिए तो आज के लिए इतना ही। जितने अपने पास टॉपिक कंप्लीट किए हमने, इसी पे रिलेटेड अगले लेक्चर में हम देखेंगे इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में, पीवाईक्यूज के बारे में। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से पढ़े और आगे के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, बेस्ट ऑफ।